हेलो एवरीवन। तो इस वन शॉट वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 के ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है रामदेव मिश्रा को। देन देयर आर 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स, सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिलाकर पॉपुलेशन बनता है। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ बनाते हैं, और एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को एक साथ बायोम्स बोला जाता है। व्हाट इज इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल या बायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म जिस भी एनवायरनमेंट में कोई एक ऑर्गेनिज्म मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जिस भी एनवायरनमेंट में। What is ecology? Ecology is the study of interactions among organism and between the organism and its physical or abiotic environment। मतलब कोई एक organism जिस भी environment में रहता है तो उस organism का दूसरे organism के साथ जो interaction होता है, और उस environment की physical चीज़ें, abiotic चीज़ें मतलब light, temperature या फिर soil पकड़ लो, इन सब चीज़ों के साथ उस organism का interaction, तो इन दोनों abiotic and biotic interactions की study को ecology बोलते हैं। अगर हम उस और एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो मतलब इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, राइट। और बाकी लाइट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को, सॉइल, इन सब चीज़ों को एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे उस एनवायरनमेंट का, राइट। तो उस ऑर्गेनिज्म का हम उस एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन को स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी में। व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ वेल डिफाइंड एरिया। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पॉपुलेशन बोला जाता है। विच शेयर और कम्पीट फॉर रिसोर्सेस, जो उस जगह में जो रिसोर्सेस हैं यानी कि फूड, शेल्टर, उनके लिए उनको शेयर करेंगे या फिर कम्पीट करेंगे। द पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, मतलब क्योंकि पॉपुलेशन एक सिंगल स्पीसीज को लेकर देखा जाता है तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट। इंक्लूड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअल्स हैव बर्थ रेट्स, बर्थ एंड डेथ। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हम बर्थ या फिर डेथ देख सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशंस के केस में हम बर्थ रेट या डेथ रेट पर कैपिटा देखते हैं। एग्जाम्पल, बर्थ रेट की बात करें तो लाइक लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड 20 लास्ट ईयर अगर किसी पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट थे, 8 न्यू एडेड, 8 नए जुड़ गए, तो करंट होगा 28। अब हम बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे टोटल नए लोटस प्लांट 8 ऐड हुए हैं, तो इसका रेट निकालना पड़ेगा, मतलब पर लोटस कितने ऐड हुए, तो डिवाइड बाई 20, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। दिस इज द बर्थ रेट पर कैपिटा। डेथ रेट की बात करें तो एग्जाम्पल है फ्रूट फ्लाइज इन अ लैब, 40 फ्लाइज, 4 डाइड इन अ वीक। 40 फ्लाइज थे एक लैब में, 4 मर गए एक हफ्ते में, तो पर वीक में हम अगर डेथ रेट निकालें तो पर फ्लाई कितने मर गए, 4 डिवाइडेड बाई 40 करना होगा, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये हो गया डेथ रेट। अब हम एज पिरामिड और सेक्स रेशियो की बात करते हैं। पॉपुलेशन में हमें एज पिरामिड्स और सेक्स रेशियो देखने को मिलता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर। सेक्स रेशियो की बात करें तो परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, लाइक 60% फीमेल है, 40% मेल। एज पिरामिड प्लॉट्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब उस पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल्स हैं उनमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने इंडिविजुअल्स हैं, इनको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें एज पिरामिड्स देखने को मिलता है। और इसके ऊपर डिपेंड करके, इन पिरामिड्स के ऊपर डिपेंड करके हमें 3 तरीके के पॉपुलेशन देखने को मिलता है: एक एक्सपैंडिंग या फिर ग्रोइंग, एक स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, और एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी कि नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है। इसमें से सबसे नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ऊपर वाला मिडिल वाला है रिप्रोडक्टिव फेज, और सबसे ऊपर आपका है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। शेप रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ स्टेटस को। अगर ट्रायंगुलर हुआ तो ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा, अगर ऐसा बेल शेप्ड होता है घंटे जैसा तो फिर स्टेबल पॉपुलेशन होगा, और अगर अर्न शेप ऐसा होता है तो फिर उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलेंगे। तो शेप्स याद रखना, ट्रायंगुलर हुआ तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऐसा बेल शेप हुआ तो फिर उसको बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन, और अर्न शेप हो गया तो फिर उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। टोटल नंबर, हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं टोटल नंबर के बेस में। जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर बट इम्पॉसिबल इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज। जनरली टोटल नंबर कैलकुलेट करके ही पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर किया जाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। जैसे कि डेंस बैक्टीरियल कल्चर,
अब एक कल्चर मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, अब बैक्टीरियाज मिलियंस में हो सकते हैं, राइट? तो उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इस केस में ये इम्पॉसिबल हो जाता है। बायोमास की बात करें, परसेंट कवर, ठीक है, जैसे कि 200 पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास के साथ अगर हम एक ह्यूज बनियान ट्री को कंपेयर करें तो बायोमास बनियान ट्री का ज़्यादा होता है। काउंटिंग अंडर एस्टिमेट्स द बनियान्स मैसिव इकोलॉजिकल रोल। अगर इसमें टोटल नंबर काउंट करें तो इसका पार्थेनियम का ज़्यादा होगा, लेकिन हम बायोमास को इसमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन बायोमास इसका ज़्यादा होगा, किसका? बनियान ट्री का। और यहाँ पे हम बायोमास को कंसिडर करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, क्योंकि इकोलॉजिकल रोल इसका ज़्यादा होता है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी नॉट ऑलवेज नीडेड। एग्जांपल, नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स टोटल लेग डेंसिटी। कई बार एब्सोल्यूट डेंसिटी मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी से हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक लेक है, उस लेक में अब पूरे लेक में कितने मछलियाँ हैं ये तो हम काउंट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम एक पोर्शन में, ठीक है, एक पोर्शन में कितने मछली ट्रैप हो रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करके हम पूरे लेक का एक अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। तो इसको रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स टोटल लेक डेंसिटी। हर एक जाल फेंकने पर कितने मछलियाँ ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, उस पोर्शन में, लेक के उस वाले पोर्शन में, उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, और उसके बेस में हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं लेक का। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन की बात करें तो मेजर्ड विथ सीइंग देम, लाइक टाइगर सेंसस इज नेशनल पग्स बेस्ड ऑन पग मार्क्स या फीकल पैलेट्स। ठीक है, पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स के नंबर काउंट करके हम टाइगर सेंसस करते हैं नेशनल पार्क्स में। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे, वो है नेटालिटी यानी कि बर्थ रेट, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। नेटालिटी और इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट और एमिग्रेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अगर एन टी टाइम में आपका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी है तो टी प्लस 1 टाइम में डेंसिटी हो जाएगा एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ मैटर मोस्ट। नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो बर्थ और डेथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस के लिए, लेकिन इमिग्रेशन बिकम्स द बिगेस्ट फैक्टर फॉर न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट। एक नया बना हुआ हैबिटेट में इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन हो जाता है। ग्रोथ मॉडल्स की बात करें तो हमें 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल्स देखने को मिलते हैं, एक एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं। ये तब देखने को मिलता है जब रिसोर्सेस यानी कि फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो। डार्विन ऑब्जर्व दिस इनेट पोटेंशियल टू ग्रो। डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि अगर फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो तो वहाँ पे रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो पोटेंशियली एक अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो इक्वेशन की बात करें तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। इसको याद रखना है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या होगा? आर हो जाएगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसका इंटीग्रल फॉर्म हम देखें तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। अच्छा, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर की वैल्यूज नॉर्वे रैट के केस में 0.015 होता है, फ्लावर बीटल के केस में 0.12 होता है, और इंडिया में 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन मेजर किया गया था तब आर की वैल्यू थी आर इज इक्वल टू 0.205। ओके, तो इसको अगर हम कर्व में प्लॉट करें तो इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। इस तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इस तरफ टाइम, तो हमें एक पैराबोलिक कर्व देखने को मिलता है यहाँ पे। ग्रोथ अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें, इसको वर्लहस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोला जाता है। ये देखा जाता है व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो, जो कि रियलिटी है नेचर का। फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। कैरिंग कैपेसिटी नेचर्स लिमिट फॉर अ स्पीशीज इन अ हैबिटेट। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया? नेचर की लिमिट होता है एक स्पीशीज को कैरी करने का एक हैबिटेट में। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है लैग फेज, फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन, देन फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन एंड देन एसिम्पटोट। जब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी को रीच करता है तब एसिम्पटोट हो जाता है। फॉर्मूला की बात करें तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। अच्छा, या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसको रिवर्स किया जाता है, ठीक है, या तो आपको एन माइनस के फिर नीचे एन ऐसे देखने को मिलेगा। इसको याद कैसे रखोगे? आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि मेरा नाम है रौनक, ठीक है, तो आर एन के ऐसे याद रख लेना आप, आर एन के। तो आर एन
अब ब्रैकेट के अंदर के आएगा सबसे पहले, अगर यहाँ पे के आ गया तो माइनस एन और नीचे भी एन हो जाएगा, सॉरी नीचे भी के हो जाएगा। ठीक, फिर से बताता हूँ, आर एन, तो ब्रैकेट के अंदर के माइनस एन कर दो और नीचे के हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। अच्छा, कर्व अगर हम प्लॉट करें तो ये जे शेपेड कर्व, ये तो हमारा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, यानी कि जियोमेट्रिक ग्रोथ का जे शेपेड कर्व हमें देखने को मिलता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें ऐसे सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है, या फिर एस शेप भी हम इसको बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स में। आप देख सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे एक लैग फेज देखने को मिलता है, फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन, और फिर फाइनली कर्व एसिम्प्टोट हो जाता है यहाँ पर। और इस वाले लाइन को हम बोलेंगे के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। डार्विन फिटनेस की बात करें तो पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हाई आर वैल्यू बेस्ड ऑन हैबिटेट कॉन्स्ट्रेंट्स। पॉपुलेशन इवॉल्व करता है उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि आर वैल्यू को, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को हाई करने के लिए। अब ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी और ऑफस्प्रिंग साइज और क्वांटिटी की बात करें तो एक होता है ब्रीड वंस, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बाम्बू फिश, वो लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीड करते हैं, या फिर ब्रीड मेनी टाइम्स, या फिर बहुत बार, मतलब एक से ज़्यादा ब्रीड कर सकते हैं लाइफ टाइम में, जैसे कि मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर ऑफस्प्रिंग साइज या क्वांटिटी की बात करें तो एक देखा जाता है कि स्मॉल ऑफ साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, स्मॉल साइज्ड लेकिन लार्ज नंबर, जैसे कि विस्टर और पेलाजिक फिश, इनके ऑफस्प्रिंग स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन लार्ज नंबर के, मतलब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलता है। लेकिन फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग्स, मतलब ऑफस्प्रिंग लार्ज साइज का होगा लेकिन बहुत ही कम ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में देखा जाता है। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की बात करें तो म्यूचुअल पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हमें म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म देखने को मिलता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि पॉजिटिव साइन दोनों के लिए, बोथ बेनिफिट। कंपटीशन में दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, एक दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि दोनों के लिए नेगेटिव साइन, बोथ लॉज। प्रिडेशन में एक को बेनिफिट मिलता है और एक के लिए हार्मफुल होता है, प्रिडेटर के लिए बेनिफिशियल है और जो प्रे होता है उसके लिए हार्मफुल, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, प्रिडेटर विंस, प्रे लॉसेस। पैरासाइटिज्म में भी सेम होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पैरासाइट विंस, होस्ट लॉसेस। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीशीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और एक बेनिफिशियल, एक के लिए बेनिफिशियल होता है, यानी कि एक के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और एक के लिए जीरो, तो वन बेनिफिट्स अदर न्यूट्रल। एमेंसलिज्म में एक स्पीशीज नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक स्पीशीज के लिए हार्मफुल है ये वाला रिलेशनशिप, बट दूसरे स्पीशीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वन हार्म्ड अदर न्यूट्रल। याद रखिएगा, predation, parasitism and commensalism share a key characteristic which is the interacting species live closely together। एनसीईआरटी की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, predation, parasitism and commensalism share a key characteristic, इन तीनों में इंटरैक्टिंग स्पीशीज बहुत ही क्लोजली रहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिडेशन की बात करें तो नेचर्स एनर्जी कॉन्वेट, प्रिडेशन के थ्रू नेचर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, एनर्जी ट्रांसफर और पॉपुलेशन कंट्रोल, तो प्रिडेशन इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांसफर के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे? एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं, ट्रांसफर एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे कि स्पैरो ईटिंग अ सीड इज अ प्रेडेटर, एक स्पैरो जो सीड को खाता है वो भी एक प्रेडेटर है, ठीक है। इस तरीके से नेचर एनर्जी को ट्रांसफर करता है प्लांट से हायर ट्रॉफिक लेवल में। प्लांट को जिसने खाया, जो हार्बीवोर होता है, प्लांट से एनर्जी हार्बीवोर में ट्रांसफर हुआ, अब हार्बीवोर को जो भी खाएगा, जो कार्निवोर खाएगा, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी फिर से ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ये प्रोड्यूसर से T1 फिर T2 में ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो स्पैरो भी एक प्रेडेटर है, याद रखना। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो कीप स्प्रे डेंसिटी इन चेक, एग्जाम्पल इन्वेजिव प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया कॉज्ड हैवॉक अंटिल अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जो प्रिडेशन है ना, वो क्या करता है, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर उस प्रे पॉपुलेशन का नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पर, तो क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है और स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकता है।
तो स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा रहा है और पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल याद रखना, इन्वेजिव प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में 1920s में हैवॉक क्रिएट किया था जब उसका नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब नेचुरल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया तब वो उस हैवॉक को कंट्रोल किया गया, राइट। तो नेचुरल प्रेडेटर कौन हो जाएगा प्रिकली पियर कैक्टस का? एक कैक्टस फीडिंग मॉथ, प्रेडेटर, अ मॉथ। डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करता है? रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ कंपीटिटिंग अमंग प्रे। अभी जो बोला मैंने कि अगर प्रेडेटर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रे स्पीशीज के बीच इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं स्पीशीज। तो ये क्या करता है, प्रेडेटर क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को रिड्यूस करता है। जैसे कि इन अमेरिका पैसिफिक कोस्ट में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, रिमूविंग द पिजास्टर स्टारफिश caused more than 10 invertebrate species to go extinct within a year due to unchecked competition. पिजास्टर स्टारफिश प्रेडेटर था और इनका प्रे थे, इन स्टारफिश के प्रे जो 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स, उनमें इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ और 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। एनिमल डिफेंस, केमोफ्लाज। फ्रॉग एंड इंसेक्ट आर क्रिप्टिकली कलर्ड, इसको केमोफ्लाज बोला जाता है। ये कलर, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, इसको केमोफ्लाज बोला जाता है ताकि वो प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके। टॉक्सिसिटी, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू बर्ड्स, इट गेट्स दिस केमिकल बाय अ पॉइजनस वीड एज अ कैटरपिलर। तो मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ताकि बर्ड्स इनको ना खा पाए, राइट। तो ये टेस्ट आता है केमिकल की वजह से जो उन्हें पॉइजनस वीड से मिलता है, और ये वीड वो तब खाते हैं जब वो कैटरपिलर स्टेज में रहते हैं। प्लांट डिफेंस की बात करें तो 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस, 25% से ज़्यादा इंसेक्ट क्या होता है, फाइटोफैगस, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें तो थॉर्न्स यानी कि कांटे अकाशिया और कैक्टस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख सकते हो कि कांटे, थॉर्न्स, कांटे, थॉर्न्स दिखने को मिलेगा अकाशिया और कैक्टस में, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, कांटे, अकाशिया और कैक्टस, थॉर्न्स। केमिकल टॉक्सिन्स की बात करें तो कैलोट्रोपिस वीड प्रोड्यूसेस लीथल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कैटल वोंट ईट इट। कैलोट्रोपिस एक वीड है जो प्रोड्यूस करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसको खाने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, राइट। तो कैटल वो नहीं खाते। कमर्शियल केमिकल्स की बात करें तो निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्चिन एंड ओपियम, ये सब तो प्लांट डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम कंपटीशन की बात करें तो इट ऑकर्स व्हेन द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। कंपटीशन क्या होता है, कब होता है, जब फिटनेस यानी कि आर वो एक स्पीशीज़ का कम, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है दूसरे स्पीशीज़ के प्रेजेंस में। जैसे कि गैलापागोस, द एबिंगडन टॉर्टोइस बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द गोट्स सुपीरियर ब्राउजिंग एफिशिएंसी। गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो चुके थे जब वहाँ पर गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि गोट्स के पास सुपीरियर ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, मतलब इनका फिटनेस ज़्यादा है टॉर्टोइस से, तो टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए। यहाँ पे हमें देखने को मिला कंपटीशन। दूसरी चीज़, कंपीटिटिव रिलीज की बात करें तो एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज एक्सपैंड करता है इसके रेंज को जब सुपीरियर कंपीटिटर इज रिमूव्ड। कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। द लार्जर सुपीरियर बार्नाकल बैलानस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल जोन, कंप्लीटली एक्सक्लूड द स्मॉलर कैथामलस, राइट। तो कंपीटिटिव रिलीज क्या हो गया, एक सुपीरियर स्पीशीज के प्रेजेंस में, ठीक है, एक स्पीशीज़ मतलब इन्फीरियर स्पीशीज़ रेस्ट्रिक्टेड रहता है एक एरिया के अंदर, लेकिन अगर हम उस सुपीरियर स्पीशीज़ को रिमूव कर दें उस एरिया से, राइट, तो फिर वो इन्फीरियर स्पीशीज़ अपना रेंज एक्सपैंड करता है, राइट। लाइक ऐसे हम देख सकते हैं इस फील्ड में, सपोज यहाँ पर टाइगर है, यहाँ पे गोट है, ठीक है, तो टाइगर तो गोट को खा लेगा, मार देगा, तो गोट अपना एरिया यहाँ तक ही लिमिटेड रख रहा है, लेकिन अगर हम इस टाइगर को यहाँ से रिमूव करते हैं तो गोट पूरे फील्ड में फैल जाएगा, तो अपने रेंज को इंक्रीज कर रहा है, इसको कंपीटिटिव रिलीज बोलेंगे हम। एक्सपेरिमेंट, लार्जर सुपीरियर बार्नाकल बैलानस डोमिनेट द इंटरटाइनल जोन, कंप्लीटली एक्सक्लूड द स्मॉलर कैथामलस। बैलानस ने स्मॉलर जो
बार्नाकल है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया था। क्या था, मतलब स्मॉलर था, बैलेनस क्या हो गया, लार्जर सुपीरियर था बार्नाकल। दो रूल्स हमें याद रखने हैं यहाँ पे, गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा है रिसोर्स पार्टीशनिंग। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंपेटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, जो इन्फीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। जो यहाँ पे सुपीरियर बार्नाकल बैलेनस वो डोमिनेट कर रहा था इंटरटाइडल जोन को, कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया उसने स्मॉलर कैथामलस को। सुपीरियर स्पीशीज ने इंफीरियर स्पीशीज को एक्सक्लूड कर दिया कंप्लीटली। यहाँ पे गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखने को हमें मिल रहा है। दूसरा है रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी कि को एग्जिस्टेंस। स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन इवॉल्व मैकेनिज्म टू को एग्जिस्ट रादर देन एक्सक्लूड। जो स्पीशीज कंपटीशन शो करते हैं वो को एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। कैसे? चूजिंग डिफरेंट फीडिंग टाइम्स और फोरेजिंग पैटर्न्स। फीडिंग टाइम या फोरेजिंग पैटर्न्स को चेंज करके। जैसे कि एक क्लासिकल एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मैक आर्थर शोड 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स को एग्जिस्टिंग ऑन द सेम ट्री ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन फोरेजिंग। मैक आर्थर ने दिखाया था कि 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स वो को एग्जिस्ट कर रहे थे एक सेम ट्री में, उनके फोरेजिंग बिहेवियर में डिफरेंस लाकर। तो ये हो गया आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग। दूसरी चीज़ पैरासाइटिज्म की बात करें तो एडाप्टेशन, पैरासाइट्स में जो एडाप्टेशंस देखने को मिलते हैं वो है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ सकर्स और एडहेसिव ऑर्गन्स ताकि वो होस्ट में अटैच्ड रह सके, और लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। पैरासाइट्स को डिवाइड कर सकते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स में। एक्टोपैरासाइट्स की बात करें तो वो सरफेस में रहते हैं, लिव ऑन द सरफेस ऑफ अ होस्ट, और एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट, जैसे कि लीवर, लंग्स या फिर आरबीसीज में। एक्टोपैरासाइट्स की बात करें तो लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, मरीन कोपॉड्स, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं। दूसरा कैस्कटा, पैरासाइटिक प्लांट होता है जो लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल और लीव्स, क्लोरोफिल या फिर लीव्स को खो बैठे हैं। कैस्कटा वो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। फीमेल मॉस्क्यूटो इज नॉट अ पैरासाइट, इट नीड्स ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन नॉट लॉजिंग। फीमेल मॉस्क्यूटो कोई पैरासाइट नहीं होता, याद रखना। एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो इनका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक यूज करते हैं 2 वेक्टर, स्नेल और फिश को। मलेरिया यूजेस मस्क्यूटो एज अ वेक्टर। मस्क्यूटो वेक्टर है मलेरिया का, मस्क्यूटो कोई पैरासाइट नहीं है। ब्रूड पैरासाइटिज्म की बात करें तो कुक्कू लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो, होस्ट इनक्यूबेट्स द फॉरेन एग्स। कुक्कू अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में छोड़ता है और क्रो उनके अंडों को क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। इसको ब्रूड पैरासाइटिज्म बोला जाता है। कॉमेंसलिज्म की बात करें तो इनमें एक स्पीशीज बेनिफिशियल होगा और दूसरे स्पीशीज को ये फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वन स्पीशीज बेनिफिट्स अदर इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। जैसे कि ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ट्री ब्रांच, इसमें मैंगो ट्री को तो कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन ऑर्किड्स को सपोर्ट मिल रहा है ग्रो करने के लिए, राइट। दूसरा बार्नाकल्स ग्रोइंग ऑन अ बैक ऑफ द व्हेल, ये भी हो गया। काउफिश एंड सी एनिमोन, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन, राइट। क्लाउन फिश इसमें सी एनिमोन को तो कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और मूवमेंट में भी हेल्प हो रहा है। फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स बाय लिविंग अमंग स्टिंगिंग टेंटेकल्स, एनिमोन गेट्स नॉचिंग। दूसरा कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल की बात करें तो इग्रेट्स फोरेज क्लोज बाय बिकॉज मूविंग द कैटल फाइंड्स आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द वेजिटेशन। मतलब कैटल इग्रेट बर्ड जो होता है, यहाँ पर सपोज एक कैटल है तो ये इस कैटल यहाँ पे जब घास फूस खाएगा या फिर जब यहाँ पे मूवमेंट शो करेगा तब क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या होगा, इंसेक्ट्स वो बाहर निकल के आएंगे और तब कैटलिग्रेट बर्ड इंसेक्ट्स को खाने लगेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटलिग्रेट बर्ड को हेल्प हो रहा है फूड के लिए, फूड पाने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे कैटल का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये भी एक कॉमेंसलिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में जैसे कि हम देख सकते हैं फंगल एसोसिएशंस, जैसे लाइकन्स। लाइकन होता है फंगस और एल्गी के बीच या साइनोबैक्टीरिया के बीच। यहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फूड प्रोवाइड करता है फंगी को, राइट। और फंगी यहाँ पे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ये सब एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। माइकोराइजा की बात करें तो ये फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और प्लांट प्रोवाइड कार्ब्स।
यहाँ पे प्लांट कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं फंगी को और फंगी न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं माइकोराइजा में, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और लाइकेन याद रखना एल्गी के साथ फंगी। प्लांट एनिमल कोइवोल्यूशन की बात करें तो प्लांट्स ऑफर रिवर्ड्स जैसे कि नेक्टर, पोलन, फ्रूट्स बट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द चीटर्स। प्लांट एनिमल कोइवोल्यूशन की बात करें तो प्लांट ऑफर रिवर्ड्स जैसे कि नेक्टर, पोलन, फ्रूट्स बट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द चीटर्स। फिग जैसे कि फिग ट्री एंड वास्प, ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप देखा जाता है फिग ट्री और वास्प के बीच, जहाँ पे वास्प फिग ट्री में पॉलिनेशन करवाता है और फिग ट्री वास्प को एग लेइंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं। वास्प गेट्स एन ओवी पोजीशन यानी कि एग लेइंग साइट एंड सीड्स टू फीड द लार्वा। सीड्स के ऊपर उनके लार्वा फीड करते हैं। फिग गेट्स गारंटीड पॉलिनेशन फ्रॉम द वास्प, और फिग ट्री में क्या होता है, गारंटीड पॉलिनेशन मिलता है वास्प के थ्रू। देन बात करते हैं द मास्टर सेक्सुअल डिसीट के बारे में। इट नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर नेक्टर रिवार्ड्स, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरिस यूजेस सेक्सुअल डिसीट टू गारंटी पॉलिनेशन। सारे ऑर्किड्स नेक्टर रिवार्ड के थ्रू प्रोवाइड नहीं करते, रिवार्ड के हिसाब में प्रोवाइड नहीं करते। मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिस में सेक्सुअल डिसीट देखने को मिलता है, जिसके बदले में गारंटीड पॉलिनेशन यहाँ पे होता है। जैसे कि वन पेटल अनकैनली रिजेंबल्स अ फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। यहाँ पे क्या होता है, इस ऑर्किड ऑफिस में एक पेटल क्या होता है, फीमेल बी की साइज, कलर और मार्किंग्स के साथ सिमिलर होता है। तो मेल बी को लगता है कि ये कोई फीमेल बी है, तो मेल बी इज अट्रैक्टेड टू द पेटल एंड श्यूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। मतलब ये मेल बी फ्लावर के साथ श्यूडो कॉपुलेशन करता है। द फ्लावर डस्ट द बी विथ पोलन, तब क्या होता है, इस बी के बॉडी में पोलन लग जाता है और फिर द बी मूव्ड टू अनदर फ्लावर, रिपीट्स द मिस्टेक एंड पॉलिनेट्स इट। जब बी दूसरे फ्लावर में जाता है और श्यूडो कॉपुलेट करने के लिए जाता है, और तब इस बी के जो बॉडी में जो पोलन ग्रेन्स लगा हुआ था वो यहाँ पे हो जाता, पॉलिनेशन कर देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी को क्या मिल रहा है, यहाँ पर बी को एज अ रिवॉर्ड वो सेक्सुअल डिसीट मिल रहा है, ठीक है, एक धोखा मिल रहा है। डिसीट मतलब एक धोखा। बी को लग रहा है कि वो कॉपुलेट कर रहा है, लेकिन वो एक स्यूडो कॉपुलेशन है, वो फ्लावर के साथ कॉपुलेट कर रहा है, राइट। तो इसी को एज अ रिवॉर्ड हम कंसिडर कर सकते हैं। अल्टीमेट कोएवोल्यूशन, इफ द फीमेल बीज कलर चेंजेस स्लाइटली ओवर टाइम, द ऑर्किड मस्ट इवॉल्व टू मैच इट और फेस एक्सटिंक्शन। अगर यहाँ पे बी का कलर थोड़ा सा भी चेंज हो इवोल्यूशन में, राइट, तो ऑर्किड को भी अपने पेटल का कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।